कभी सोचा है कि कुछ लोग तूफान के बीच भी शांत खड़े रहते हैं और कुछ हल्की सी हवा से ही बिखर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई गुप्त शक्ति हो। लेकिन असल में ये राज किसी भारी दुनिया का नहीं बल्कि हमारे मन की भीतरी दुनिया में छिपा है। आज हम इसी भीतरी दुनिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास मास्टरिंग द माइंडसेट टू कॉन्कर द वर्ल्ड नाम के स्रोत से मिले कुछ बहुत ही दमदार विचार हैं जो एक किताब ट्रेन योर माइंड कॉन्कर द वर्ल्ड पर आधारित हैं। और हमारा मिशन है उन 8 माइंड सीक्रेट्स को सिर्फ जानना नहीं बल्कि समझना कि कैसे ये किसी के भी अंदर की छिपी हुई शक्ति को जगा सकते हैं और उनकी सोच और दुनिया दोनों को बदल सकते हैं। तो चलिए इस मानसिक सफर की शुरुआत करते हैं। स्रोत का पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन वो कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। हर जीत या हार की नींव वहीं रखी जाती है। असल में हमारे दिमाग में हमेशा एक एक खींचतान चलती रहती है। एक हिस्सा है जो आराम चाहता है, जो बदलाव से डरता है, और दूसरा हिस्सा है जो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। ये आलस और प्रेरणा, डर और हिम्मत के बीच की एक अंतहीन जंग है। स्रोत इसी को मन की युद्ध भूमि कहता है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि दुनिया को जीतने की पहली शर्त है अपने विचारों को जीतना। जैसा कि वहां कहा गया है, दुनिया जीतने से पहले अपने विचारों पर जीत हासिल करो। पर सवाल यह है कि इस जंग को जीता कैसे जाए। इसकी शुरुआत होती है ये स्वीकार करने से कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। जब हम अपनी नाकामयाबी के लिए हालात या दूसरे लोगों को दोष देना बंद कर देते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, तभी पहली जीत होती है। सफल लोग बस इतना सीख लेते हैं कि अपने अंदर की उस आवाज को कैसे मजबूत किया जाए जो कहती है एक और बार कोशिश करते हैं, और उस आवाज को कैसे शांत किया जाए जो कहती है रहने दो, तुमसे नहीं होगा। इसी से जुड़ी एक तकनीक स्रोत में दी गई है। हर सुबह खुद से एक वादा दोहराना, मैं अपने संदेहों से ज्यादा मजबूत हूं। लेकिन क्या यह सिर्फ खुद को दिलासा देने जैसा नहीं है? मतलब बहुत से लोग इसे सिर्फ एक खोखला अभ्यास मान सकते हैं। क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है जो इसे काम करने लायक बनाती है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं है, ये हमारे दिमाग को दोबारा ढालने का एक तरीका है। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। आप जो बीज बार बार बोएंगे वही फसल उगेगी। जब हम लगातार एक सकारात्मक विचार दोहराते हैं तो हम असल में अपने दिमाग में एक नया रास्ता, एक न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। धीरे धीरे ये नया रास्ता पुराना और मजबूत हो जाता है और हमारा दिमाग बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चलने लगता है। तो ये दिलासा नहीं, ये एक तरह का मानसिक व्यायाम है। ठीक है, तो अगर मन युद्ध भूमि है तो हमारे विचार ही हमारी सैनिक हैं। लेकिन क्या करें जब अपने ही सैनिक यानी हमारे नकारात्मक विचार हमारे खिलाफ हो जाएं? ये हमें दूसरे रहस्य की ओर ले जाता है, नकारात्मक विचारों को बेअसर करना। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि नकारात्मक विचार आना सामान्य है। समस्या विचार नहीं बल्कि उनसे हमारा जुड़ाव है। हम उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और वो एक छोटी सी चिंगारी से जंगल की आग बन जाते हैं। जैसे मैं ये नहीं कर सकता का विचार आता है और हम उसे इतना दोहराते हैं कि वो हमारी सच्चाई बन जाता है। ये कहना तो आसान है कि ये विचारों को बेअसर कर दो, पर असल में जब कोई डर या शक मन पर हावी होता है तो वो बहुत असली लगता है। उसे अनदेखा करना नामुमकिन सा लगता है। क्या स्रोत में कोई ऐसा पहला कदम बताया गया है जो उस वक्त लिया जा सके? बिल्कुल। स्रोत में बेअसर करने का मतलब विचारों को दबाना या उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि आप जितना लड़ेंगे वो उतनी ही ताकतवर होंगे। इसका मतलब है एक कदम पीछे हटकर उन्हें बस देखना, बिना कोई फैसला सुनाए। कल्पना कीजिए कि आपके विचार आसमान में तैरते बादल हैं। आप जमीन पर खड़े हैं और उन्हें आते जाते देख रहे हैं। आपको हर बादल पर सवार होने की जरूरत नहीं है। और इसे करने की कोई व्यवहारिक तकनीक? एक बहुत सरल तकनीक है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ने के बजाय खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये विचार मेरी तरक्की में मदद कर रहा है? ये सवाल एक पैटर्न तोड़ने का काम करता है। ये आपको उस विचार के भावनात्मक जाल से निकालकर एक तार्किक स्थिति में ले आता है, और 99% मामलों में जवाब नहीं होगा। जैसे ही आपको ये एहसास होता है, उस विचार की पकड़ कमजोर हो जाती है। आप उसे जाने दे सकते हैं। यही मन को दोबारा ढालने की शुरुआत है। तो एक बार जब हम नकारात्मक विचारों के शोर को थोड़ा शांत करना सीख जाते हैं
तो सवाल उठता है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को कहाँ लगाएं। अगर हम उसे कोई दिशा नहीं देंगे तो वो फिर से भटक जाएगी, और ये हमें तीसरे रहस्य यानी फोकस की ताकत की तरफ ले जाता है। हाँ, और आज के दौर में ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा ध्यान लगातार बटा हुआ है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल। स्रोत में इसे महानता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ ग्रेटनेस। यहाँ एक और गहरा विचार है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा बहेगी। इसे ऐसे समझिए, हमारा ध्यान एक टॉर्च की रोशनी की तरह है। अगर आप उसे चारों तरफ फैला देंगे तो सब कुछ धुंधला और अधूरा दिखेगा। लेकिन अगर आप उसे एक जगह पर केंद्रित करेंगे तो अंधेरे में भी रास्ता साफ नजर आएगा। बिखरा हुआ ध्यान कमजोर ऊर्जा पैदा करता है, जबकि केंद्रित ध्यान ऊर्जा को लेजर की तरह शक्तिशाली बना देता है, जो किसी भी बाधा को भेद सकती है। इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही सरल सलाह दी गई है। हर रोज सिर्फ 30 मिनट बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ अपने किसी एक बड़े लक्ष्य पर काम करें। लेकिन क्या सिर्फ 30 मिनट काफी हैं? आजकल तो लोग दिन में 12-14 घंटे काम करने की बात करते हैं। ये समय की मात्रा का नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता का सवाल है। वो 30 मिनट का केंद्रित काम 3 घंटे के बिखरे हुए काम से ज्यादा असरदार हो सकता है। यहाँ मकसद सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि फोकस की मांसपेशी को मजबूत करना है। शुरुआत में मन 10 बार भटकेगा, लेकिन जब आप उसे हर बार खींचकर वापस लाएंगे तो आप अपने मन को अनुशासित कर रहे हैं। ये रोज का अभ्यास ही धीरे धीरे आपकी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाता है। जो अपने फोकस को नियंत्रित कर लेता है, वो असल में अपनी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। फोकस करना तो ठीक है, लेकिन उस 30 मिनट में भी अगर हमारे अंदर की आवाज हमें लगातार ये बोल रही हो कि तुमसे नहीं होगा या ये बेकार है, तो उस फोकस का क्या फायदा? यहीं से चौथा रहस्य, यानी हम खुद से कैसे बात करते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, हमारी सेल्फ टॉक या खुद से होने वाली बातचीत वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। अगर ये म्यूजिक नकारात्मक है तो हम दुनिया का सबसे अच्छा काम भी पूरे आत्मविश्वास से नहीं कर पाएंगे। ये अंदरूनी बातचीत धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। मुझे स्रोत की ये लाइन बहुत पसंद आई। अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे आप किसी ऐसे इंसान से करते हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। हम दूसरों की गलतियों पर तो उन्हें हौसला देते हैं, पर अपनी एक छोटी सी गलती पर खुद को सबसे कठोर सजा सुनाते हैं। लेकिन इस आदत को बदलें कैसे? ये तो सालों से हमारे साथ है। ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से। पहले तो ये ध्यान देना शुरू करें कि आप पूरे दिन खुद से क्या कहते हैं। आप अपनी अंदरूनी आवाज को पकड़ना सीखें। स्रोत में एक 3 चरण की प्रक्रिया का जिक्र है। पकड़ो, चुनौती दो और बदलो। पहले नकारात्मक विचार को पकड़ो, फिर उसे चुनौती दो। क्या ये बात 100% सच है? क्या इसका कोई सबूत है? और आखिर में उसे एक ज्यादा संतुलित और दयालु विचार से बदलो। जैसे मैं हमेशा सब गड़बड़ कर देता हूं को बदलकर मैंने एक गलती की, पर मैं इसे सीखकर अगली बार बेहतर कर सकता हूं। तो ये एक तरह का मानसिक प्रशिक्षण है। जैसे जिम में वजन उठाकर शरीर की मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही इस अभ्यास से आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की मांसपेशियां बनती हैं। एकदम सही। और ये सीधे तौर पर हमारे तीसरे रहस्य यानी फोकस की ताकत से भी जुड़ता है। अगर आपका सेल्फ टॉक नकारात्मक है तो आपका ध्यान हमेशा अपनी कमियों पर ही रहेगा। आप चाहकर भी अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सकारात्मक सेल्फ टॉक सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि फोकस को सही दिशा देने का एक जरूरी टूल है। चलिए मान लिया कि हमने सकारात्मक सेल्फ टॉक की आदत डाल ली, लेकिन जब हम असल में कोई काम करते हैं और बुरी तरह असफल हो जाते हैं, तब तो सारी सकारात्मकता धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में क्या करें? शायद 5वां रहस्य यही काम आता है, असफलता को एक नए नजरिए से देखना। हाँ, हमारा समाज असफलता को एक अंत की तरह देखता है, एक कलंक की तरह। स्रोत इस पूरी धारणा को ही पलट देता है। वो कहता है, असफलता से डरो मत, उसका अध्ययन करो। अध्ययन करो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है असफलता को व्यक्तिगत हार मानने के बजाय उसे एक डेटा या जानकारी की तरह देखना। हर असफलता हमें बहुमूल्य जानकारी देती है कि क्या काम नहीं किया, कौन सा तरीका गलत था और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं
तो डर खत्म हो जाता है। एक वैज्ञानिक जब कोई प्रयोग करता है और वो असफल होता है तो वो दुखी नहीं होता, उसे नई जानकारी मिलती है। वो उस जानकारी का इस्तेमाल अगले प्रयोग को बेहतर बनाने के लिए करता है। असफलता आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक नतीजा है। लेकिन बार बार मिली असफलता से हिम्मत टूट जाती है। उस डेटा को पढ़ने और उससे सीखने की ताकत कहाँ से लाएं? ये ताकत हमारे चौथे रहस्य यानी सेल्फ टॉक से आती है। असफलता के बाद आप खुद से क्या कहते हैं, यही तय करता है कि आप उठकर दोबारा कोशिश करेंगे या हार मान लेंगे। अगर आप कहते हैं मैं ही बेवकूफ़ हूं, तो आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका आजमाते हैं, तो आपने असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना लिया। स्रोत कहता है असफलता अस्थायी है, लेकिन उससे मिली सीख स्थायी है। असफलता से सीखने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत एक दो दिन के जोश से नहीं आती। हम सब ने महसूस किया है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर जो आग लगती है वो कितनी जल्दी बुझ जाती है। ये हमें छठे और शायद सबसे जरूरी रहस्य की ओर ले जाता है, मोटिवेशन और अनुशासन के बीच का फर्क। स्रोत में एक बहुत कीमती बात कही गई है, मोटिवेशन आपसे शुरुआत करवाता है, लेकिन अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाता रहता है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। आप हमेशा प्रेरित महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकते। तो अनुशासन क्या है? क्या इसका मतलब खुद के साथ सख्ती करना है? नहीं, अनुशासन सख्ती नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का एक रूप है। ये वो काम करना है जो आपके लिए जरूरी है, खासकर तब जब आपका मन ना कर रहा हो। जब आपका मन बहाने बनाता है, आज नहीं कल करते हैं, और आप फिर भी उस काम को करते हैं, वही असली विकास का पल होता है। हर बार जब आप अपने मन के बहानों पर जीतते हैं, आपका आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता जाता है। अनुशासन का मतलब रोबोट बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने वादों का सम्मान करना, खासकर उनका जो आपने खुद से किए हैं। अनुशासन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हमें लगे कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। जब हम सिर्फ अपनी कमियों और समस्याओं पर ध्यान देते हैं, तो अनुशासन के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। शायद इसीलिए सातवां रहस्य मन के ईंधन पर ध्यान देता है, आभार का अभ्यास। बिल्कुल, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति उन चीजों पर ध्यान देने की होती है जो हमारे पास नहीं है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। आभार का अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर लाना है जो हमारे पास पहले से हैं। स्रोत कहता है आभार आपके मस्तिष्क को खुशी के लिए फिर से तैयार करता है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, इसका गहरा वैज्ञानिक आधार है। जब हम आभार महसूस करते हैं और उसे व्यक्त करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये वही रसायन है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। नियमित अभ्यास से हम अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों को खोजने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इससे तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और मुश्किलों का सामना करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। यह कमी की मानसिकता को समृद्धि की मानसिकता में बदल देता है। इसके अभ्यास का सबसे सरल तरीका क्या है? हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखना या सोचना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कितनी भी छोटी चीजें हो सकती हैं। आज मेरे पास खाने के लिए भोजन था, किसी दोस्त से बात करके अच्छा लगा, या आज मैंने कुछ नया सीखा। ये छोटा सा काम आपके दिमाग को शिकायतों के मोड से निकालकर सराहना के मोड में ले आता है। ये आपके मानसिक ईंधन को फिर से भर देता है। तो हमने मन को मजबूत किया, उसे दिशा दी और आभार से उसका ईंधन भरा। लेकिन एक मजबूत इंजन भी अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो बेकार है, उसे आगे बढ़ते रहना होगा। और यहीं हमारा 8वां और आखिरी रहस्य सामने आता है, निरंतर सीखना। स्रोत के अनुसार सबसे ताकतवर इंसान वो है जिसका दिमाग हमेशा खुला रहता है और जो सीखना कभी नहीं छोड़ता। सीखना सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है। ये हर अनुभव से, हर बातचीत से, हर गलती से आता है। ये जिज्ञासा को जिंदा रखने के बारे में है। स्रोत में एक बहुत प्रेरक लाइन है, जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतनी ही बड़ी आपकी दुनिया बनती जाती है। और ये सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को चुनौती देते हैं, उसे लचीला बनाए रखते हैं। ये हमें विनम्र भी बनाता है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं।
जब आप खुद को एक सीखने वाले या लर्नर की तरह देखते हैं तो आप कभी फंसा हुआ महसूस नहीं करते। हर चुनौती सीखने का एक मौका बन जाती है और हर असफलता एक सबक। इसके लिए भी स्रोत में एक व्यवहारिक टिप दी गई है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट कुछ नया सीखने में लगाएं। चाहे कोई किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें या कोई नई स्किल सीखें। और ये 10 मिनट चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करते हैं। एक दिन में शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, लेकिन साल के अंत तक ये 60 घंटे से ज्यादा का ज्ञान बन जाएगा। और जैसा कि स्रोत का अंतिम विचार है, विकास कोई एक घटना नहीं बल्कि एक आदत है। जब सीखना आपकी आदत बन जाती है तो विकास आपकी पहचान बन जाता है। तो आज के इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि दुनिया जीतने का रास्ता मन को जीतने से होकर गुजरता है। ये 8 रहस्य कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक पूरी प्रणाली है। मन को युद्ध भूमि समझकर जिम्मेदारी लेना, नकारात्मक विचारों को देखना, न कि उनमें उलझना, अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना, खुद से दयालुता से बात करना, असफलता को एक शिक्षक समझना, मोटिवेशन के भरोसे न रहकर अनुशासन को अपनाना, जो पास है उसके लिए आभारी होना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे वफादार साथी भी। चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। आपके अंदर वो सारी शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और जाते जाते श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। श्रोत कहता है कि विकास एक आदत है, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि विकास न करना, यानी एक ही जगह रुके रहना, भी एक आदत बन सकती है? और अगर हाँ, तो इस अनजाने में बनी आदत के हमारी क्षमता पर क्या परिणाम हो सकते हैं?